हेलो स्टूडेंट्स, ब्रह्मास्त्र एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। मैं अक्षत और हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का लाइट चैप्टर। लाइट में हम अभी रिफ्लेक्शन पढ़े हैं, मिरर्स का रिफ्लेक्शन पढ़े हैं, मिरर्स के बारे में पढ़े हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़े हैं और उसी लाइन में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन। पिछला जो लेक्चर था वो हमारा था मिरर फॉर्मूला का, जिसमें हमने देखा था कि मिरर फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं और उसके काम क्या क्या हैं। मिरर फॉर्मूला में आगे आके आप देखेंगे मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या है? मिरर्स में हमने देखा था जब हम उसके रे डायग्राम पढ़ रहे थे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों ही के, तो जो इमेज थी और जो ऑब्जेक्ट था उस दोनों की साइज में कभी कभी अंतर आ रहा था। कॉनकेव मिरर में क्या हो रहा था, जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी साइज बहुत छोटी बन रही थी, फिर उसके बाद जब उसको हम धीमे धीमे आगे लाते जा रहे थे तो साइज बड़ी होती चली जा रही थी। एक टाइम पे आया था कि वो उसके बराबर आ गई थी जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा था, उसके बाद आगे और बढ़ती गई थी। तो ये क्या होगा, ये मैग्निफिकेशन हो रहा था। पहले छोटी थी, फिर बड़ी हुई, बड़ी हुई, बड़ी हुई और बड़ी हुई और फिर वो ऑब्जेक्ट की हाइट से भी बड़ी हो गई। इसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। कि मैग्निफिकेशन कितना प्रोड्यूस हुआ। मैग्निफिकेशन एक प्रकार का रेशियो है जो ये बताता है कि इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज में कितना अंतर है, मतलब कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ी है। ठीक है, ये हमेशा बड़ी ही बताता है, लेकिन अगर छोटी हुई तो क्या होगा, ये रेशियो जो है वो 1 से कम आ जाएगा। जैसे मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI/HO, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए, हम रेशियो पढ़े होंगे मैथ में, क्लास 10th में, क्लास 8th में, जब भी पढ़े हों, तो रेशियोज में जो न्यूमरेटर होता है, ऊपर वाली चीज को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर जब बड़ा हो डिनोमिनेटर से तो आंसर क्या आता है, आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा। आंसर जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। अगर न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से तो आंसर जो है वो लेस देन 1 होगा, और अगर न्यूमरेटर बराबर हो डिनोमिनेटर के तो आंसर जो होगा वो इक्वल टू 1 होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट जो थी वो थी 10 सेंटीमीटर और हमारी जो इमेज बनी वो बन गई 20 सेंटीमीटर्स की। तो इस केस में अगर हम मैग्निफिकेशन निकालने की कोशिश करें, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा दिए HI/HO, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन आ जाएगा 20/10। 20/10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होती। मैग्निफिकेशन की यूनिट क्यों नहीं होती, ये देखिए, अगर हम यहाँ पर 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर ले रहे हैं, रेशियोज की यूनिट वैसे भी नहीं होती है, सेम क्वांटिटीज के रेशियो की यूनिट नहीं होती। यहाँ पर भी सेंटीमीटर आएगा, यहाँ पर भी सेंटीमीटर आएगा, ये दोनों सेंटीमीटर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर जो होगा वो 2 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 का मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन आ गया 2। इसका मतलब कि जो तुम्हारी इमेज है, जो तुमको इमेज मिली है, वो इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट से 2 गुनी बड़ी है। हमने अभी देखा कि ऑब्जेक्ट की हाइट 10 थी और इमेज की हाइट 20 सेंटीमीटर बन गई, तो ऑब्जेक्ट की हाइट से 2 गुनी बड़ी बनी इमेज। तो यही वो मैग्निफिकेशन दिखाता है। मैग्निफिकेशन एक रेशियो है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच का। इट इज द रेशियो बिटवीन HI एंड HO। ठीक है, और देख लीजिए, अगर हमारी हाइट ऑफ इमेज जो है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, HI/HO, यही याद रखना है अपन को, HI/HO। एक और फॉर्मूला भी है -V/U, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, उसको डिराइव भी करेंगे। HI/HO, जब आपको हाइट दी हो इमेज की और हाइट दी हो ऑब्जेक्ट की, तो अगर हमारे पास मान लीजिए HI इस केस में अभी भी 10 सेंटीमीटर ही है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 10 जो HO जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और HI जो आपकी इमेज बनी वो इमेज मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की बन गई। ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बने, ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बने, और ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट के बराबर इमेज बने। तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले जो इसको रखेंगे तो इसका मैग्निफिकेशन कितना आने वाला है, 5/10। ये कितना आ जाएगा, 0.5, आधा। ठीक है, 1/2 आएगा, 0.5। इसका मतलब ये कितना आया, 1 से कम आया। ये 1 से कम है, इसका मतलब कि जो इमेज है, जो हाइट ऑफ इमेज है वो आधी हुई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। आधी तो हुई, देखें यहाँ पर ये 10 से 5 बन रही थी, तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो आधी हो गई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। मैग्निफिकेशन से हमें इस बार ये पता चला कि अगर वो छोटी है तो कितनी छोटी है, आधी छोटी है। यहाँ पर 0.5, 0.2, 0.3, 0. कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर सिंपल रेशियोज लिए हैं, आपके एग्जाम में कठिन रेशियो भी आ सकते हैं, लेकिन आएंगे रेशियो ही। फिर अगर हमारी हाइट ऑफ इमेज मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी 10 सेंटीमीटर ही है, तब हमारी मैग्निफिकेशन क्या आएगी, हमारी मैग्निफिकेशन 1 आएगी, क्योंकि मैग्निफिकेशन हुआ ही नहीं।
ठीक है ना। किस केस में ऐसा देखने को मिलता है हमें, जबकि हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो कॉनकेव मिरर के, तो यहाँ पर उस टाइम पे हमारी जो हाइट ऑफ इमेज है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो दोनों सेम ही रहती हैं। ये केस आपको ध्यान में रखने हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी इमेज की जो क्वालिटीज है, नेचर ऑफ इमेज कैसा बनने वाला है, वर्चुअल है या रियल है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, जो भी है। तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा 1 किस केस में, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है कॉनकेव मिरर में, ठीक है। मैग्निफिकेशन हमने देखा कैसे हो सकते हैं, या तो इमेज बड़ी बन सकती है, या फिर इमेज छोटी बन सकती है, या फिर इमेज सेम साइज की बन सकती है। इस वाले फॉर्मूले से हमने देखा मैग्निफिकेशन के, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आगे देखते हैं, मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला भी है जो आपकी बुक में लिखा होगा। एक तो HI/HO है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या बताता है, ये बताता है कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट में क्या रेशियो है। एक और फॉर्मूला भी है -V/U। V और U से आप अच्छे खासे परिचित होंगे, आप जानते हैं V क्या है। V है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर और U है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, इसके बारे में बताइए। HI/HO तो बहुत सिंपल है, सबको पता है क्या होता है, रेशियो तो है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो निकाल देंगे तो आप ये बता पाएंगे कि हमारी जो इमेज है वो कितनी बड़ी है या फिर कितनी छोटी है। वही हमारे मिरर का मैग्निफिकेशन है, मिरर ने उसको कितना मैग्नीफाई किया या फिर कितना डिमिनिश किया। हमने जब नेचर ऑफ इमेजेस पढ़े थे तो मैंने लिखा था मैग्नीफाइड इमेज बनेगी या डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, वो इससे मैग्निफिकेशन से पता चल जाएगा। अब देखते हैं -V/U को डिराइव कैसे करना है। तो मान लीजिए सबसे पहले हम मानते हैं कि हमारे पास एक मिरर है, ये मिरर है, इसके पास एक प्रिंसिपल एक्सिस होगी, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। इसमें से 2 रेज निकलेंगी, यहाँ पर कहीं पर फोकस बना देते हैं, ये प्रिंसिपल का पोल है प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। और इमेज जो है हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखी हुई है, ऑब्जेक्ट उसके पीछे रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर के। अब हम इससे 2 लाइनें निकालेंगे। एक लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो कहाँ से निकलती है, हमेशा फोकस पे से निकलती है। और सेकेंड लाइन, अभी तक हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से निकाल रहे थे, हमने एक और थर्ड लॉ भी पढ़ा था कि अगर कोई लाइट रे पोल पर इंसिडेंस करती है तो वो एंगल I और एंगल R बराबर बना के दूसरी साइड निकल जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो इस केस में हम उसका यूज करेंगे, उस वाले फॉर्मूले का। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पोल पर टकराई, यहाँ पर एंगल I बनाया और सेम एंगल बनाती हुई ये यहाँ पर निकल गई, ठीक है, यहाँ निकली। तो इमेज कहाँ मिली हमको, ये मिल गई हमको इमेज, ठीक है। ये इमेज मिल रही। ऑब्जेक्ट यहां पर रखा था C के पीछे, तो इमेज जाहिर सी बात है कहां बननी चाहिए थी, C और F के बीच में, और बन गई C और F के बीच में। बस हमने क्या लिया, एक दूसरा कन्वेंशन यूज कर लिया हमने कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल जाती है तो वो फोकस से निकल जाएगी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पोल पे टकराती है तो एंगल ऑफ I और एंगल ऑफ R बराबर बनाती हुई वो दूसरी साइड निकल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये आपका रे डायग्राम है। इस रे डायग्राम में हमको क्या करना है, 2 ट्राइंगल कंसीडर करने हैं, तो हम इनको नाम दे देते हैं। इसको नाम दे देंगे हम, ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसको O नाम दे देते हैं। ये हमारी इमेज है, इसको हम I नाम दे देते हैं। और यहाँ पर एक पोल है तो इसको हम P नाम दे देते हैं। ये एंगल I और एंगल R बराबर होंगे, आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल I और एंगल R बराबर होते हैं। और यहाँ पर ये दोनों परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो ये 90 डिग्री के एंगल है। अभी हमने पिछले केस में अभी कंसिडर किया था कि 2 ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हैं, हमने 4 ट्राइंगल सिमिलर प्रूव किए थे। यहाँ पर हम 2 ट्राइंगल उनको सिमिलर लेके उन दोनों के रेशियोज को बराबर रख के इस फॉर्मूले को डराइव करेंगे, ठीक है। 2 ट्राइंगल लेने हैं, सिमिलर प्रूव करना है, फॉर्मूले में रखना है, आंसर आता है। देखिए क्या करना है, इसको साइड में रख देते हैं। ये समझ में आ गया आप लोगों को, इसको छोटा कर देते हैं। अब देखिए यहां पर ये जो ट्राइंगल हमारे पास, ये ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल का अगर नाम दें हम
तो ये वाला एक ट्राइंगल PO डैश वाला, PO डैश, कौन सा ट्राइंगल लेना है? ट्राइंगल PO डैश। ये देख सकते हैं आप, ये वाला ट्राइंगल PO डैश, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। और दूसरा ट्राइंगल ये नीचे वाला ट्राइंगल PII डैश, ठीक है, ये एंगल R वाला ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल। ये दो ट्राइंगल हमको कंसिडर करने हैं, एक ऊपर वाला ट्राइंगल PO डैश और एक नीचे वाला ट्राइंगल PII डैश। इन दोनों ट्राइंगल को मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये दो ट्राइंगल हमको कंसिडर करने हैं। तो कौन सा ट्राइंगल लिया हमने? PO डैश एंड ट्राइंगल PII डैश। इन दोनों ट्राइंगल में आप देख सकते हैं ये एंगल I एंगल R के बराबर होगा, और ये जो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री वाला वही परपेंडिकुलर यहाँ पर है, तो ये दो एंगल सिमिलर हो गए। और ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है कि अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स के दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाता है, ठीक है। इसको प्रूव करने की मुझे जरूरत नहीं है, आप सबको पता हुआ है कि ट्राइंगल के अगर दो एंगल बराबर है तीसरा एंगल अपने आप बराबर होना ही है। तो ये दोनों ट्राइंगल, अगर इन दोनों ट्राइंगल के तीनों ही एंगल बराबर हैं तो ये ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है। हमें पता है कि अगर कोई ट्राइंगल के तीनों ही एंगल बराबर हैं किसी दो ट्राइंगल्स के, तो वो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो इसको हम अभी साइड में रख देते हैं। ठीक, अब देखिए ये दो ट्राइंगल लिए मैंने, इन दोनों ट्राइंगल में एंगल I जो है वो एंगल R के बराबर है, और एंगल O डैश OP बराबर है एंगल I डैश IP के, ठीक है। ये दोनों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हैं और ये दोनों जो है वो 90 डिग्री से। इधर आप लिख दीजिएगा, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से और ये 90 डिग्री से। सो ये दोनों ट्राइंगल जो मैंने ऊपर लिए थे, ट्राइंगल PO डैश इज सिमिलर टू ट्राइंगल PII डैश बाय AAA, एंगल 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 प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल 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 प्रॉपर्टी से ये तीनों ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर प्रूव हो गए। अब सिमिलर प्रूव होने के बाद ट्राइंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो बराबर होता है। ये थ्योरम है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सिमिलर ट्राइंगल्स का जो होता है वो बराबर है। तो क्या होता है, हम यहाँ पर दो ट्राइंगल जो हमने कंसिडर किए हैं उनकी ये O डैश और I डैश, ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड हैं, इनका रेशियो PO और PI के बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं, हम लेते हैं यहाँ पर I डैश, छोटे वाले ट्राइंगल का I डैश डिवाइड बाय बड़े वाले ट्राइंगल का O डैश। ये किसके बराबर होगा? छोटे वाले ट्राइंगल में PI डिवाइडेड बाय बड़े वाले ट्राइंगल का PO। ये दो साइड्स मैंने ले ली, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर ये जो ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये जो PO की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है PO की। ये डिस्टेंस किसकी है? ये डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? U। और ये जो PI की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस किसकी है? इमेज की, और इमेज की डिस्टेंस को हम बोलते हैं V, ठीक है। तो PI और PO की जगह पर हम U और V रख सकते हैं, और यहाँ पर I डैश जो है वो क्या है? वो इमेज की हाइट है, इसको हम HI लिख सकते हैं, और जो O डैश है वो ऑब्जेक्ट की हाइट है, इसको हम HO लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम I डैश O डैश PI और PO की जगह पर अब इन चीजों का यूज करेंगे, इनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए I डैश क्या है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर PI अपॉन PO। PI क्या था? PI था हमारा V अपॉन U, ठीक है। फॉर्मूला क्या निकालना था हमें? HI अपॉन HO इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U, और हमारे पास क्या आया? HI अपॉन HO इज इक्वल टू V अपॉन U। अब देखिए माइनस कहां से लाएंगे हम? हमारे पास क्या फॉर्मूला बना? HI अपॉन HO हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू V अपॉन U। अब अगर हम साइन कन्वेंशन यूज करें, साइन कन्वेंशन यूज करें, पिछले वाले ट्राइंगल में हम देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन में क्या होता है, जो भी हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो अगर
मिरर के फ्रंट में रखा है तो उसको हम नेगेटिव मिले, मतलब जो भी हम नापते हैं पोल से नापते हैं और इंसिडेंस रे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर नाप रहे हैं तो वो नेगेटिव आना है। तो हमारा जो HI है, हाइट ऑफ इमेज जो है वो नेगेटिव में है, वो नीचे जा रहा है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव में ऊपर आ रहा है। और ऐसे ही हमारे V और U दोनों ही नेगेटिव में है क्योंकि वो दोनों ही इंसिडेंस रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, HI जो है उसको नेगेटिव लेना है, माइनस HI अपॉन HO इज इक्वल टू माइनस V अपॉन माइनस U। ये दोनों माइनस एक दूसरे को सेटिस्फाई कर देंगे, तो HI अपॉन HO, ये माइनस उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का V अपॉन U। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो आपने देखा इसको डेराइव कैसे करना है, HI अपॉन HO इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U आ गया। अब हमारे पास मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले बन गए, ठीक है। कौन कौन से फॉर्मूले, एक तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने देखा HI अपॉन HO, जब डायरेक्टली हमें हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हो तो हम इसको लगा देंगे। और एक और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने देख लिया माइनस V अपॉन U। ये सेम जब हम लेंस पढ़ेंगे तो उनके केस में भी ये सेम ही फॉर्मूले यूज होंगे, बस हमें माइनस और प्लस का थोड़ा सा दिक्कत होगी। अब इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चला कि जब हमें इमेज की डिस्टेंस दी हो या फिर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हो तो हम मैग्निफिकेशन इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। आपके एग्जाम में बहुत से ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको या तो इमेज का डिस्टेंस दे देंगे या फिर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे देंगे और मैग्निफिकेशन दे देंगे और फोकल लेंथ दे देंगे मिरर की या लेंस की। तो आपको पता करना होगा कि उसका V या उसका U कितना है, उससे आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा के U से V बनाना पड़ेगा और V से U बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाइए। मैं भी यहाँ पर एक अभी लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे मैग्निफिकेशन के और उसके फोकल लेंथ वाले। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखा आपने, माइनस V अपॉन U। ये फॉर्मूला आपके एग्जाम में और आपके चैप्टर्स के जो न्यूमेरिकल है उसमें बहुत यूज में आने वाला है। आगे वाले लेक्चर्स में हम रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। लाइट जो है, लाइट के रिफ्लेक्शन को समझ लिया है हमने, लाइट का रिफ्लेक्शन इतना ही था क्लास 10th में। आगे हम रिफ्लेक्शन पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।